कल्चर है हमारे यहाँ। कल्चर है मेकअप करना। मेकअप में क्या क्या पसंद है ये बता। मेकअप में क्या पसंद है? मुझे कोई पसंद पसंद ही नहीं है। आप तो बोले संस्कृति में है मेकअप तो करने वाली करती है ना, मुझे क्या लेना। लड़कियाँ मेकअप में अच्छी लगती है बिना मेकअप। हमको बिना मेकअप करते हैं। बिना मेकअप आज हमें गुप्ता का कंस्ट्रक्शन प्लानिंग मैनेजमेंट सीपीएम का 76 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। Which of the following surface will have highest rolling resistance for the rubber tire vehicle? मतलब कौन सा सरफेस है ऐसा जो ज्यादा हाईएस्ट रोलिंग रेसिस्टेंट देगा फॉर रबर टायर व्हीकल के लिए? आपका होगा जो लूज सैंड है वो रबर टायर व्हीकल के लिए सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस देगा। आपका बी इज द राइट। लूज सैंड रबर टायर को ज्यादा रेसिस्टेंस देगा, रोलिंग रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ग्रॉस व्हीकल वेट ऑफ द ट्रक आपका 30 टन दिया हुआ एंड रोलिंग रेसिस्टेंस 30 kg पर टन दिया हुआ है, ट्रैक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड कीपिंग ट्रक मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आपका जो होता है रिक्वायर्ड ट्रैफिक कल ही क्वेश्चन कर चुके हैं। रिक्वायर्ड ट्रैक्टिव एफर्ट इज इक्वल टू होता है रोलिंग रेसिस्टेंस इनटू वेट ऑफ व्हीकल। तो रोलिंग रेसिस्टेंस कितना दिया हुआ है 30 kg पर टन और आपका वेट कितना है ट्रक का 30 टन, तो आपका 900 kg हो जाएगा रेसिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the grade resistance factor for an earth moving machine can be obtained by the multiplying the grade percentage by a factor approximately equal to, आपका पूछ रहा है तो ग्रेड रेसिस्टेंस होता है जो 10 kg पर टन होता है पर डिग्री ग्रेड। आपका क्या होता है जो ग्रेड रेसिस्टेंस होता है वो कितना होता है 10 kg पर टन पर डिग्री ग्रेड। तो ग्रेड रेसिस्टेंस फैक्टर इक्वल टू हो जाएगा 10 kg पर टन इंटू ग्रेड परसेंटेज ग्रेड। तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लगभग सी है, हो जाएगा, आसपास वही आंसर है। तो आपका 10 kg पर टन हो जाएगा इंटू कितना, इंटू ग्रेड, जितना ग्रेड है आपका। परसेंटेज ग्रेड आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 79 number, the wheel of the tractor hauling unit working under the frame of earth, the total loaded weight distributed of the unit is, आपका ड्राइवर व्हील का इतना केजी है और स्क्रैपर व्हील का आपका इतना है। if the coefficient of traction of the wheel ट्रैक्टर ऑफ द अर्थ आपका दिया हुआ है कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रैक्टर, रिम पुल which this tractor can be exerted without slipping, तो रिम पुल हो जाता है कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इनटू वेट ऑफ द ड्राइविंग व्हील। तो आपका वेट ऑफ ड्राइविंग व्हील क्या होता है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ द ट्रैक्शन होगा आपका क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इनटू ड्राइविंग व्हील का जो वेट होगा ये वाला। तो रिम पुल इक्वल टू क्या हो गया कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन इनटू वेट ऑफ द ड्राइविंग व्हील। तो कोएफिशिएंट ऑफ ट्रैक्शन 0.5 था और ड्राइविंग व्हील का वेट आपका 25,000 था। तो आपका इतना केजी हो जाएगा आपका रिम पुल। तो आपका आपका ये राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a four-wheel tractor whose operating weight आपका 12,000 kg दिया हुआ, pull along the road having rising slope आपका दिया हुआ है 2% at the uniform speed से जा रहा है, assuming the grade resistance 10 kg per ton, जबकि ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड कंडीशन है। आपका पूछा हुआ है कि ग्रेड रेसिस्टेंस फैक्टर आपका कितना होता है 10 kg पर टन।
द टेंशन इन ट्रॉ केबल इज इतना दिया हुआ, द रोलिंग रेसिस्टेंस ऑफ द रोड आपका बिल भी कितना हो जाएगा। टेंशन इन ट्रॉ केबल टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू टोटल रेसिस्टेंस आएगा, वही आपका टेंशन डेवलप होगा केबल में। तो टोटल रेसिस्टेंस आपका 720 kg था। हाँ, तो ग्रेड रेसिस्टेंस क्या है 10 kg पर टन, तो आपका इंटू 12 टन इंटू 2%, तो आपका जो आ गया 200 ग्रेड रेसिस्टेंस क्या आ गया 240 kg, एंड टोटल रेसिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा रोलिंग रेसिस्टेंस प्लस क्या हो जाएगा ग्रेड रेसिस्टेंस। तो रोलिंग रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, आप देख लो यहाँ से आपका क्या दिया हुआ था, रोड का जो पुलिंग 2% है रेजिंग स्लोप, और आपका वेट ऑपरेटिंग इतना था, और टॉवेल टेंशन करके 720 kg था, रोलिंग रेसिस्टेंस ऑफ रोड पूछ रहा था, तो आपका यहाँ से 12 टन किसका लिया। हाँ, आपका जो व्हील ऑफ द ट्रैक्टर ऑपरेटिंग वेट आपका दिया हुआ है इतना kg, इज द पुल अलोंग द रोड आपका दिया हुआ है, तो 12 तो इतना टन हो जाएगा आपका 12 टन हो जाएगा 1200 kg का 12,000 kg का, और 2% ग्रेड है, तो आपका इसको सॉल्व करिएगा 240 आएगा ग्रेड रेसिस्टेंस, तो ये आपका कितना हो गया, आपका पर टन कितना हो गया, टोटल रेसिस्टेंस इतना हो गया, तो पर टन कितना हो गया 12 टन था, तो पर टन आपका 40 kg पर टन हो गया, पर टन में देना आंसर आपको 40 kg पर टन हो जाएगा। टोटल रेसिस्टेंस आपका दोनों घटा के आएगा, बट पर टन कितना होगा वो बताना है, तो आपका टोटल टन कितना लोग खींचना था 12 टन, तो आपका हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन अर्थ मूविंग इक्विपमेंट कॉस्ट आपका दिया हुआ है 5 लाख, एंड एस्टिमेटेड लाइफ 10 ईयर, एंड सेल्वेज वैल्यू आपका दिया हुआ है, इनफॉर्म एनुअल मस्ट बी set of the end of the each 10 year, the replacement if interest rate is 8% है per annum, and sinking fund factor आपका दिया हुआ है 8% per annum, interest rate आपका 10 year if 10 year if इतना है annual interest rate of the 10 year if इतना, तो आपका निकालना है इन तो यूनिफॉर्म रेट ऑफ द सेट इनसाइड आपका क्या हो जाएगा 5 लाख का था, और आपका कितना इन स्क्रैप वैल्यू कितना था, स्क्रैप वैल्यू आपका सेल्वेज वैल्यू आपका 50,000 था, सेल्वेज वैल्यू द एंड ऑफ 10 ईयर, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या इतना हो गया, और आपको दिया हुआ है सिंकिंग फैक्टर यूनिफॉर्म अमाउंट ऑफ द सेट इज क्या हो जाएगा इक्वल टू आपका जो आपका कॉस्ट था और सेल्वेज वैल्यू इनटू सिंकिंग फंड फैक्टर, तो सिंकिंग फंड फैक्टर दिया हुआ डायरेक्ट आपका, तो कुछ लगाने का जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई कर लो घटा के से हो गया। और आपको कभी कभी आपको पूछ सकता है सिंकिंग फंड फैक्टर का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो आई बाई क्या होता है 1 + i टू द पावर n - 1 होता है सिंकिंग फैक्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, या मशीन कॉस्ट आपका दिया हुआ, यूजफुल लाइफ 8 ईयर है आपका, द मनी इज द ब्रो एट द आपका कितना 8% पर लेता है, द कैपिटल रिकवरी फैक्टर आपका एट द 8% ऑफ इंटरेस्ट द पर एनम फॉर 8 ईयर इज इतना दिया हुआ है 0.174, द एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन विल बी, आपका एनुअल सॉरी आपका जो पूछ रहा है एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट कितना होगा, पर एनुअल कॉस्ट, और एक साल में उसका कॉस्ट कितना पड़ेगा, तो आपका हो जाएगा एनुअल इक्विपमेंट कॉस्ट इक्वल टू आपका हो जाएगा P × CRF, तो आपका जो P क्या था आपका कितने का था 20,000 का था, और CRPF क्या दिया हुआ CRF
1.174 दिया हुआ है, डायरेक्ट दिया हुआ है, बीच में बहुत सारा डाटा घुसेड़े हुए हैं कि आप कंफ्यूज करो, तो आपको सिर्फ डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। इसको CRF को क्या बोलता है, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो कैपिटल रिकवरी फैक्टर आपको क्या होता है, I इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n, और इसमें क्या होता है 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। इसमें सिर्फ इसमें कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है, उसमें क्या सिर्फ कैपिटल रिकवरी फैक्टर होता है, जिसमें रिकवरी फैक्टर क्या होता है, सिंकिंग फैक्टर में, सिंकिंग फंड फैक्टर में आप मल्टीप्लाई कर दो क्या 1 प्लस आई टू द पावर n, तो ये क्या हो जाएगा कैपिटल रिकवरी फैक्टर के बराबर हो जाएगा। उसी में देखो ये वाला टर्म मल्टीप्लाई कर दिया गया, तो ये हो गया आपका कैपिटल रिकवरी फैक्टर। तो पर ईयर कितना खर्च हो रहा है, तो उसके जो वैल्यू था इनिशियल वैल्यू, उसमें कैपिटल रिकवरी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बता देगा कि पर ईयर कितना पड़ रहा है आपके मशीन का खर्च। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द probability of the completion of any activity within expected time। आपका एक्सपेक्टेड टाइम टी ऑलरेडी बता चुके हैं क्वेश्चन, मैं बता चुका हूँ। एक्सपेक्टेड टाइम में कंप्लीट होने का चांस क्या है 50% है, कि आपका 50% एक्सपेक्टेड टाइम में चांस होने है, मे बी 50% चांस टू बी कम्प्लीटेड, और आपका उससे ज़्यादा चांस टाइम लगने का चांस भी 50% है। अगला क्वेश्चन, इफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल कंप्लीट टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट मोर देन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम of the completion of the project, then probability of the completion project within the schedule completion is क्या हो जाएगा, मोर देन 50% टाइम लग रहा है। क्या बताए थे हम अभी बताए थे ही ना कि अगर 50 आपका एक्सपेक्टेड टाइम से क्या, एक्सपेक्टेड टाइम से टोटल एक्सपेक्टेड टाइम से क्या, एक्सपेक्टेड टाइम से पहले कंप्लीट होने का चांस 50%, तब बोल रहा है कि कंप्लीशन टाइम एक्सपेक्टेड टाइम से ज़्यादा लग रहा है, तो आपका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा कंप्लीशन का 50% से ज़्यादा हो जाएगा। सिंपल बात है, 50% टाइम कंप्लीट होने का है, तो फिर एक्सपेक्टेड टाइम पे तो अगर उससे ज़्यादा टाइम पे कंप्लीट हो रहा है तो मोर देन 50% प्रोबेबिलिटी होगा। क्या पूछ रहा था, इफ द कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट शेड्यूल कंप्लीटेड टाइम विल बी, इफ द आपके क्या लिखा था, आपका शेड्यूल कंप्लीशन टाइम ऑफ द प्रोजेक्ट मोर देन अर्लीस्ट एक्सपेक्टेड टाइम, द कंप्लीशन ऑफ द, देख लो आप सीधा सीधा स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट आपका जो जेड होता है वो TS, और टी एक्सपेक्टेड टाइम है, और सिग्मा इज स्टैंडर्ड डेविएशन। शेड्यूल एक्सपेक्टेड टाइम आपका मोर था एक्सपेक्टेड टाइम से, TS इज ग्रेटर देन आपका हो गया T, तो जेड इज मोर देन 0, तो आपका जेड इज मोर देन 0 आएगा, आपका पॉजिटिव में कुछ वैल्यू आएगा। तो देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल टाइम मोर देन 50%। अगर जेड 0 से बड़ा आता है, मोर देन जेड अगर ग्रेटर देन 0 आता है, तो प्रोबेबिलिटी कंप्लीट होने का चांस हुआ जो 50% से मोर देन 50% होगा। Next, if the expected time for completion of the project 10 days, the standard deviation 2 days दिया हुआ है, expected time of the completion of the project at a 99.9% probability। नॉर्मल जो ये डाटा आपको इस क्वेश्चन में याद रखना होगा, जो नॉर्मल वेरिएट जेड होता है ना, जो 99% प्रोबेबिलिटी पे 0.9% प्रोबेबिलिटी पे 3 होता है, ये डाटा आपको याद रखना होगा। तो आप जेड इक्वल टू जानते हो TS माइनस टी बाई सिग्मा, तो TS क्या हो गया जो निकालना था, क्या निकालना था, एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड डेविएशन द आपको कितना टाइम लगेगा, तो TS एक्सपेक्टेड टाइम आपका 10 दे दिया हुआ है, तो आपका TS 16 डे आ जाएगा, आप सॉल्व करोगे तो डी इज द राइट ऑप्शन।
इसके लिए याद रखना होगा 99.9% प्रोबेबिलिटी के लिए आपका जो जेड का वैल्यू हो जाएगा, नॉर्मल वेरिएट का वैल्यू 3 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है। अगर वो आज आपको नहीं है तो एक्सपेक्ट प्रोबेबिलिटी मोर देन 50% देन टी एस इज ग्रेटर देन टी एस इज मोर देन, यहाँ पर लिखा था। हाँ, तो प्रोबेबिलिटी बोल रहा है 99% है, मतलब 50% से ज़्यादा है। तो टी पे कंप्लीट होने का जो एक्सपेक्टेड टाइम पे आपको कंप्लीट होने के लिए क्या चाहिए, 50% प्रोबेबिलिटी है, तो 99% प्रोबेबिलिटी बोल रहा है। तो आपको टी से ज़्यादा टाइम लगेगा, टी से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो टी आपका दिया हुआ एक्सपेक्टेड टाइम 10 है, तो उससे ज़्यादा दिन ही लगेगा, तो उससे ज़्यादा के लिए एक ही ऑप्शन है, इससे भी जा सकते हैं, गो थ्रू शॉर्टकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्सपेक्टेड टाइम of computation of a project is 60 week. The standard deviation 5 week. The probability of the completion of the project in 50 week and 65 week respectively. आपको क्या दिया हुआ है, आपको टी दिया हुआ है, एक्सपेक्टेड टाइम दिया हुआ है 60 वीक, और आपको टी एस दो दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। तो जेड आपको निकालना है, हाँ जेड निकालना है। तो आपको अगर टी एस आपको 50 दिन में कंप्लीट करना है तो 50 माइनस 60, टी का वैल्यू तो 60 दिया हुआ है। जब आपको 50 वीक में कंप्लीट करना है तो आपका जेड का वैल्यू -2 आएगा, और -2 मतलब होता है 2.3 प्रोबेबिलिटी। ये बहुत मेंस का क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, क्योंकि वो टेबल आपको तो आज रखना पॉसिबल नहीं है। हर एक वैल्यू के लिए आपका परसेंटेज प्रोबेबिलिटी का कितना वैल्यू होगा, और 65 के लिए तो आपका 1 हो जाएगा, तो उसका प्रोबेबिलिटी 84% हो जाएगा। देख लो, अगर आपका जेड का वैल्यू 0 आता है तो 50% प्रोबेबिलिटी होगा, जेड का वैल्यू 1 आता है तो 50 प्लस आपका 34% बढ़ा देना है। अगर जेड का वैल्यू आपका 2 आता है तो फिर आपका बढ़ जाएगा जो 34 प्लस आपका कितना से बढ़ जाएगा 13.6 से। अगर जेड का वैल्यू -1 है तो आप देख लो आपके लिए कुछ काम का है या नहीं, बहुत लेंदी क्वेश्चन बनता है। इफ द यूजुअल नोटेशन कैपिटल रिकवरी फैक्टर इज गिवन बाय, कैपिटल रिकवरी फैक्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वाला फैक्टर कैपिटल रिकवरी फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है आपका डी राइट हो जाएगा, आई इंटू 1 प्लस आई टू द पावर n डिवाइडेड बाई आपका क्या हो जाएगा 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1। और सिंकिंग फंड फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंकिंग फंड फैक्टर और कैपिटल रिकवरी फैक्टर। आई टू द पावर इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस आई बाई 1 प्लस आई टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा सिंकिंग फंड फैक्टर का फार्मूला। आप देख लेना, कैपिटल रिकवरी फैक्टर और सिंकिंग फंड फैक्टर। और सिंकिंग फंड फैक्टर में आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या, आप सिंकिंग फंड फैक्टर में मल्टीप्लाई कर दो क्या 1 प्लस आई टू द पावर n, तो एक कैपिटल रिकवरी फैक्टर हो जाएगा, सिंकिंग फैक्टर का दिया हुआ है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए मर्ज इवेंट इज रिप्रेजेंटेड बाई, कौन सा इवेंट मर्ज कर रहा है आपका, ये वाला है जो मर्ज कर रहा है, एक जगह पे मर्ज कर रहा है, ये डाइवर्ज कर रहा है, तो आपका ये हो जाएगा मर्जिंग वाला, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है। और इसको डाइवर्ज नहीं बोलते, इसका टर्म है ब्रस्टिंग बोलते हैं, ब्रस्ट हो रहा है, ब्रस्ट इवेंट, ये ब्रस्ट हो रहा है। अब फिर से आ गया ट्रैक्टर का कहानी। ए ट्रैक्टर हैविंग शॉवेल हैव ए परचेज प्राइस आपका 4.7 लाख है, शुड बी सेव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमाउंट रिपूज 1 लाख पर ईयर। एगो ट्रैक्टर खरीदता है तो फिर वो सेव करता है 1 लाख पर ईयर इन ऑपरेटिंग कॉस्ट, ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट। अगर आप कुछ काम का एगो ट्रैक्टर खरीद लेता है कोई आदमी, तो
तो 1 लाख पर ईयर उन ऑपरेशन पे अपने काम पे 1 लाख पे पर ईयर बचा लेता। द सेल्वेज वैल्यू ऑफ द ऑटोमेशन पीरियड ऑफ द 10% द परचेज प्राइस ऑफ द कैपिटल रिकवरी पीरियड विल बी। तो आपका परचेज प्राइस पे कैपिटल रिकवरी पीरियड कितना दिन हुआ, कितना दिन में हम उसका जो कैपिटल है वो रिकवर हो जाएगा, कितना साल में, जो आपका 4.7 लाख को लगाया था। तो कैपिटल विच नीड टू बी रिकवर्ड, कितना लाख रिकवर करना है, 4.7 का ट्रैक्टर था लाख का, तो उसका क्या कह रहा है, द सेल्वेज वैल्यू ऑफ आफ्टर सेल्वेज वैल्यू 10% है आफ्टर परचेज प्राइस। तो सेल्वेज वैल्यू को तो रिकवर करना नहीं, तो कभी भी मिल जाएगा, तो उसको घटा लो, तो बाकी बचा जो रिकवर करना है। नाउ सिंस आपका 4.23 लाख बच गया, तो नाउ सिंस 1 लाख पर ईयर सेव वो ट्रैक्टर कर रहा है, द टाइम टू रिकवर आपका क्या हो जाएगा, 1 लाख तो डिवाइड कर दो, पर ईयर कर रहा है तो 4.23 लाख 4.23 ईयर में वो अपना पैसा वसूल कर देगा आपका ट्रैक्टर। सिंपल वन। इसमें इंटरेस्ट को काउंट नहीं किया गया, इस क्वेश्चन में ना दिया गया तो ना काउंट किया गया, तो सीधा सीधी सॉल्व कर दिया गया है कि आप इतना रुपया में कोई ट्रैक्टर खरीदे हो और इतना आपका सेल्वेज हो गया, उसका 10% कभी भी बेच के ले सकते हो, तो जो बच गया, अगर 1 लाख रुपया बचा रहा है 1 साल में ट्रैक्टर, तो कितना साल में वो ट्रैक्टर अपना मुर्री है जो बचा के दे देगा, तो अपना जो लगाए थे पैसा वो निकाल देगा, तो उससे डिवाइड कर दो 1 लाख से, तो आपका 4.23 ईयर में आपका पैसा निकाल देगा जितना लगाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन बार चार्ट प्लानिंग। बार चार्ट प्लानिंग में कौन कौन सा स्टेटमेंट होगा कंसीडर करेंगे। बार चार्ट में क्या होता है, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द प्रोजेक्ट कौन कैन नॉट बी आपका प्लॉटेड होता है, प्लॉटेड। बार चार्ट में क्या था, इंटरडिपेंडेंसी एक दूसरे का नहीं था, प्लॉटेड नहीं था, इंटरडिपेंडेंसी इसके बाद ये स्टार्ट होगा, इसके बाद ये स्टार्ट होगा, उसके बाद रिलेशन नहीं था एक दूसरे के बाद में, तो सही था ये ऑप्शन, कैन नॉट बी कोऑपरेटेड। द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क कैन बी मेजर्ड, प्रोग्रेस ऑफ द वर्क मेजर कर पा रहे थे, नहीं। स्पार टाइम ऑफ द एक्टिविटी कैन बी डिटरमाइन, कितना टाइम बचा हुआ है, लगा हुआ, वो तो नहीं डिटरमाइन कर पा रहे थे। शेड्यूल्ड कैन बी अपडेट, अपडेट भी नहीं कर पा रहे थे कि आपका सही हो जाएगा, कैन नॉट भी लिखा हुआ है, अपडेट नहीं कर पाते थे, सही है, ये भी है सही, आपका एक का 4 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। डिसएडवांटेज ऑफ द बार चार्ट बहुत सारा है, देख लो। मेन डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ द डिटेल, उसमें डिटेल की कमी होती थी। नॉट सो प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, प्रोग्रेस ऑफ द वर्क आपको नहीं बताता था। एक्टिविटी का रिलेशनशिप का अभाव था, नहीं रिलेशनशिप दिया हुआ था। नो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन का इसमें प्रोसेस नहीं था। क्रैशिंग का प्रोसेस नहीं था, क्रैश नहीं कर सकते थे आप प्रोजेक्ट को इस मेथड से। स्पार ऑफ द टाइम एक्टिविटी कैन नॉट बी डिटरमाइन, स्पार टाइम क्या बच रहा है, एक्स्ट्रा टाइम अवेलेबल है, वो बता नहीं पा रहा ना था। अनसर्टेनिटी ऑफ द इन्वॉल्व्ड, और वो भी नहीं बता पा रहा था कि क्या अनसर्टेनिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी ए एंड बी कैन बी स्टार्टेड इंडिपेंडेंटली, एक्टिविटी ई कैन स्टार्ट ओनली व्हेन बी एंड ए एंड बी हैव बीन कंप्लीटेड। क्या कर रहा है, ए बी और स्टार्ट हो रहा है जो इंडिपेंडेंटली हो रहा है, तो ऑल केस में ए बी इंडिपेंडेंटली स्टार्ट है, किसी को प्रीसीड नहीं कर रहा है। अब कह रहा है ई कैन बी स्टार्टेड ओनली व्हेन ए बी हैन बी कंप्लीटेड, तो ए बी कैन कंप्लीट होने पे ही ई स्टार्ट हो रहा है, तो ई केस में हो रहा है ऐसा, इसमें तो सिर्फ बी के ही कंप्लीट होने पे ई स्टार्ट हो रहा है, ए तो कुछ और शो कर रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। इस केस में कर रहा है ए कंप्लीट हुआ और डमी एक्टिविटी लगा दिए हैं, कह रहा है डमी एक्टिविटी क्या शो कर रहा है कि ए के कंप्लीट होने पे ही स्टार्ट हो रहा है, बी तो होने पे भी ई स्टार्ट हो रहा है, तो ये तो थोड़ा सा सही है, ये भी ठीक है, ये गलत है।
बी के डायरेक्शन उल्टा है तो ये भी गलत है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, आगे स्टेटमेंट, एक्टिविटी डी फॉलो ए एंड प्रेसीड एफ। एक्टिविटी डी क्या कर रहा है, फॉलोड क्या कर रहा है, एक्टिविटी डी फॉलोड ए एंड प्रेसीड्स एफ। एक्टिविटी डी क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ए को, एक्टिविटी डी फॉलो कर रहा है ए को, इसमें फॉलो कर रहा है डी, और प्रीसीड्स क्या कर रहा है एफ को। सही बात है, इसमें क्या कर रहा है, एक्टिविटी डी फॉलोड ए, सही बात है, फॉलो तो कर ही रहा है, बट प्रीसीड एफ को कर रहा है, नहीं कर रहा है, यहाँ पे गलत हो गया, एफ डी को प्रीसीड्स कर रहा है, उल्टा है ना कहानी इसमें। एंड एक्टिविटी ई एंड एफ मर्ज एट ऑब्जेक्टिव इवेंट नेटवर्क आर। ई एफ मर्ज हो रहा है एक जगह, सही है, आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़ो और रीड करो तो बन जाएगा आपका। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द क्रिटिकल पाथ मेथड ऑफ द कंस्ट्रक्शन एंड प्लानिंग फ्री फ्लोट कैन बी। फ्री कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में सीपीएम में फ्री फ्लोट कैन बी क्या होता है, ग्रेटर देन टोटल फ्लोट। ग्रेटर देन तो नहीं होगा, इक्वल टू हो सकता है, फिर टोटल फ्लोट तो सबसे ज्यादा होता है ना जी। ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, हाँ ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट हो सकता है। इसमें क्या होता है, सीधा सीधी आप दिखा देता हूँ एक बार और करके, पहले करके दिखा चुका है क्वेश्चन। ये क्या था, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम था, अर्लीस्ट लेटेस्ट स्टार्ट टाइम था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम था, लेटेस्ट फिनिश टाइम था। ये आपका सीक्वेंस था, लेटेस्ट फिनिश टाइम। तो आपका इस टोटल का जो डिफरेंस होता है उसमें टी घटाते हैं तो ये टोटल फ्लोट बताता है, और इन दोनों के बीच क्या बताता है, फ्री फ्लोट। और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम में ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट घटाते हैं तो इंडिपेंडेंट फ्लोट बताता है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम के बीच को क्या बताता है, उसमें टी घटाएंगे तो ड्यूरेशन ऑफ प्रोजेक्ट तो क्या बताएगा, इंटरफेरेंसिंग फ्लोट। तो आपको वो तो टोटल फ्लोट से तो कम ही है ना, या तो बराबर कब हो सकता था, या तो जीरो हो जाता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, तब बराबर हो सकता था, बोल सकते थे। तो ये स्टेटमेंट तो आपका गलत हो गया। फ्री फ्लोट ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, फ्री फ्लोट ग्रेटर देन इंडिपेंडेंट फ्लोट, इससे तो बड़ा है ना ये वाला, तो आपका ये सही हो गया। इक्वल टू टोटल फ्लोट, हाँ इक्वल टू टोटल फ्लोट हो सकता है जब इंटरफेरेंसिंग फ्लोट आपका जीरो हो जाए, सही है। लेस देन इंटर, ये तो कभी नहीं होगा, आपका 2 और 3 पर करेक्ट हो जाएगा। Which one of the following diagram will be the correct one for deciding the most optimum cost and duration of the project? आपका करेक्ट कौन सा है डायग्राम फॉर डिसाइडिंग ऑप्टिमम कॉस्ट एंड ड्यूरेशन? बहुत लंबे, प्रोजेक्ट कॉस्ट लिखा हुआ है और ड्यूरेशन है, टोटल कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इसमें कुछ मिसिंग है। डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ड्यूरेशन, अगर टाइम बढ़ेगा तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टाइम बढ़ेगा तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रिंसिपल है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में इंक्रीज विद द ड्यूरेशन, इसमें वही सब कुछ होगा जी, कुछ मिटा हुआ है, देख लेना आप बुक में। टोटल कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, आपका फोटो कुछ मिट गया है, आपका बी राइट ऑप्शन था, आप देख लेना, मेरे पास अभी बुक अवेलेबल नहीं है। The time cost optimization, the project crashing done, crashing is done, किस लिए करते हैं, to original critical activity and those becomes critical at any stage, crashing order क्या कर रहा है, ascending cost slope,
पहले सबसे छोटा जिसका कॉस्ट स्लोप होगा उसको क्रैशिंग करेंगे, उससे फिर बड़ा कॉस्ट स्लोप होगा उसको असल कॉस्ट करेंगे। तो उसको क्या बोल रहा है, असेंडिंग कॉस्ट स्लोप में क्रैशिंग करेंगे। सबसे पहले किसको क्रैश करेंगे, एक्टिविटी, क्रिटिकल एक्टिविटी को। उसके बाद जो उसका साथ और क्रिटिकल बनते जाएगा, क्रिटिकल एक्टिविटी का संख्या बढ़ते जाएगा, तो फिर दोनों को कंबाइंड करके उसका एवरेज करके फिर उसको क्रैशिंग करते जाएंगे इन ऑर्डर टू असेंडिंग कॉस्ट स्लोप। ये आपको याद रखना है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका ये ग्राफ दिया हुआ है तो कुछ क्या रहा है, फॉर द पाथ ऑफ द सर्टेन इन द shown in the figure expected time and standard deviation of रिस्पेक्टिवली। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालना है, तो एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला पर 3 टाइम दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो गया, जो सबसे पहले रहेगा वो ऑप्टिमिस्टिक टाइम रहेगा, बीच में रहेगा मोस्ट लाइक टाइम, और सबसे लास्ट में हो गया जो पैसिमिस्टिक टाइम। तो इसमें फर्स्ट एक्टिविटी के लिए क्या हो गया, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइक टाइम और पैसिमिस्टिक टाइम। क्या क्या हो गया, 3 हो गया इसके लिए, 5 हो गया मोस्ट लाइक टाइम, और पैसिमिस्टिक टाइम 10 हो गया इस एक्टिविटी के लिए। तो एक्सपेक्टेड टाइम निकालने के लिए फार्मूला था जो T0 प्लस 4 इंटू TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6, सारे एक्टिविटी के लिए निकाल लेंगे, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी सारे एक्टिविटीज के लिए निकाल लेंगे, और सारे को जोड़ देंगे तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम निकल जाएगा फॉर प्रोजेक्ट के लिए। तो सारे के जोड़ने पे क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, तो 20 हो जाएगा एक्सपेक्टेड टाइम। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का फॉर्मूला है जो स्क्वायर रूट करके सारे का अंडर रूट कर देंगे, सारे इंडिविजुअल एक्टिविटी का स्क्वायर रूट करके अंडर रूट कर देंगे, स्क्वायर करके अंडर रूट कर देंगे, सारे को ऐड करके, सिंपल वन। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्रिटिकल पाथ इन ए नेटवर्क प्लान ऑफ ए प्रोजेक्ट। क्रिटिकल पाथ इन नेटवर्क प्लान हेल्प इन प्लानिंग एंड efficient टाइम शेड्यूलिंग, सही बात है। इंडिकेट द शॉर्टेस्ट पाथ टाइम बाय, नहीं इंडिकेट करेगा लॉन्गेस्ट पाथ टाइम बाय क्रिटिकल एक्टिविटी का। हेल्प इन क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट एंड जस्टिस, सही है। और क्या क्या है, हेल्प इन क्लोजिंग इन काउंटरिंग एंड डिप्लीशन ऑफ द एग्जीक्यूशन, सही बात है। तो आपका कौन कौन सा हो जाएगा, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा 1, 3, 4। इसमें 2 वाला स्टेटमेंट था जो क्या था, गलत था, इंडिकेट कर रहा है, ये क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट हो जाएगा, लॉन्गेस्ट पार्ट टाइम बाय। क्रिटिकल पाथ होता है जो लॉन्गेस्ट पार्ट टाइम बाय होता है, प्लानिंग में मदद करता है क्रिटिकल पार्ट, क्रैशिंग में मदद करता है, रेजिंग और डिप्लीसिटिंग में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑर्डर बुक इज यूज फॉर रिकॉर्डिंग। साइट ऑर्डर बुक को किस यूज के लिए, किस चीज के रिकॉर्डिंग के लिए रखते हैं, इंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। साइट बुक ऑर्डर बुक होता है, उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का इंस्ट्रक्शन होता है। साइट ऑर्डर बुक होता है यूज फॉर रिकॉर्डिंग, क्या, इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। साइट ऑर्डर बुक होता है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का क्या रखता है, ऑर्डर रखता है, जो भी हो, इंस्ट्रक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका डिफिनेशन बता देता हूँ थोड़ा सा। एवरी वर्क साइट should be has a site order book prescribed format as to be recorded. The command of the higher official while inspecting क्या करता है, this work, और मतलब कि हायर ऑफिशियल वर्क कौन, आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर होगा, क्या करेगा, और अपना उसका इंस्ट्रक्शन रखेंगे, जो इंस्ट्रक्शन देगा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोडक्शन बाय द F.W. टेलर इज नोन एज।
ये क्या दिया था, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिया था FW टेलर ने। फंक्शनल सीधा सीधा याद रखना, FW टेलर, F से फंक्शनल, F से FW टेलर। ऑर्गेनाइजेशन जो दिया था फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर आपका दिया हुआ है एरो डायग्राम फॉर पर्टिकुलर जॉब, द एरो ए इज नोन एज, एरो ए इज नोन एज, कुछ और दिया कुछ क्रिटिकल एक्टिविटी, सब क्रिटिकल एक्टिविटी। एरो ए इज नोन एज, एरो ए तो आपका 4 दे दिया, हाँ सॉरी ए डैश बोल रहा है, ए डैश। तो ए डैश का आपका क्या है, आपका जीरो ड्यूरेशन है, ना ही टाइम कंज्यूम कर रहा है, ना ही रिसोर्स कंज्यूम कर रहा है, 0 डे है। तो ये क्या हो गया आपका डमी एक्टिविटी हो गया। डमी एक्टिविटी ना ही रिसोर्स कंज्यूम करता है, ना ही टाइम कंज्यूम करता है। ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड द प्राइस वेरिएशन क्लाउज एंड contractor cater to be variation of the cost material element, labor element and petrol while lubrication element। B is the right option। कह रहा है कि ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पीरियड प्राइस वेरिएशन क्लॉज कॉन्ट्रैक्टर्स टू बी, कौन कौन सा होता है, कॉस्ट वेरिएशन ऑफ द मटेरियल हो सकता है, लेबर का एन एलिमेंट, पेट्रोल लेब्रिकेशन एलिमेंट का जो कॉस्ट वेरिएशन हो सकता है। सब का कॉस्ट ना वेरिएशन कर सकता है। नेक्स्ट वन, अब जाने देते हैं 95 तक पहुंचे।